नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आज हमारे साथ है द नर्मदा स्टोरी की टीम। जयगम, रघुवीर जी और शरद जी, आपका टीवी में स्वागत है। अब सबसे पहले ये बताइए कि फिल्म का नाम थोड़ा सा लग रहा है कि संजीदा टाइप की फिल्म है, तो क्या हमें देखने को मिल रहा है इसमें? अ, संजीदा टाइप की फिल्म है, बट काफ़ी सारी पैकेजेस हैं उसमें, काफ़ी सारी लेयर्स हैं कहानी में। जैसा आपने देखा, हमारे साथ अभी रघुवीर जी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे आपको नोन एक्टर्स उसमें देखने को मिलेंगे। मुकेश तिवारी जी हैं, अश्विनी कालसेकर हैं, जरीना वहाब जी हैं, अंजलि पाटिल हैं, और बहुत सारे भोपाल के भी और कलाकार हैं। काफ़ी लेयर्ड फिल्म है, कई सारी बातें उसमें देखने को मिलेगी। एक रियल महिला आईपीएस ऑफिसर भी उसके अंदर है, ये पहली बार है इस तरह का। और जो फिल्म जो है वो पुलिसिंग के ऊपर है, विशेष तौर पे पुलिस को जनता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और हमें ये लगता है कि हमने इस कहानी में जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो जो एक गैप है जो कई बार दिखता है अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह दिखता है कि कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कि जनता को पुलिस से शिकायत है, पुलिस को लगता है हम इतना काम कर रहे हैं। तो एक गैप को, ब्रिज को भरने की कोशिश है ये फिल्म, जो कई तरह के संजीदा और मनोरंजक अंदाज में दिखाएगी कि ये कैसे गठजोड़ हो सकता है और कैसे शायद हम एक बेहतर पुलिसिंग और एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको इस फिल्म को बनाने की? जी। अ, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के तौर पे देखें, एक डायरेक्टर के तौर पे, कहानीकार के तौर पे देखें, सिनेमा ख़ास तौर पे बहुत बड़ी प्रभावशाली भूमिका रही है। और नरेंद्र भाई, अगर ये समय आप देखें पिछले 2-3 साल में, इतना ज़्यादा रियलिटी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि इवन चैनल्स की जो फुटेज है, बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेड रखा हुआ, उसको लेके भी बना बना के कहानियाँ बन रही हैं, वो ओटीटीज़ पे कहानियाँ आ रही हैं। तो रियलिज़म की बहुत बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह के कंटेंट को। तो हमारे पास भी कहानी थी, तो हमने कहा क्यों नहीं इसमें एक रियल को, किसी आईपीएस को रोप इन किया जाए, क्यों ना हम अच्छे एक्टर्स को लेके आए। तो ज़रूरत यही महसूस हुई कि एक अच्छी कहानी बन पड़ी थी, जो हमने कई कई लोगों को साउंड ऑफ की, दादा को भी साउंड ऑफ की कि भाई ये कहानी है। और इनके भी विषय का चुनाव अलग होता है हमेशा, हमने देखा है। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये कहानी बननी चाहिए। तो फिर हम उस कहानी की राह पे निकल पड़े और अब ये कहानी 12 जून को रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जयगम, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि इस फिल्म में हमें एनएसडी के एक्टर्स दिखेंगे। जी जी जी। आजकल ऐसा कम होता है, एक्टर्स पर लोग भरोसा कम करते हैं, स्टार्स पे ज़्यादा करते हैं। तो क्या वजह रही कि आपने एक्टर्स पर भरोसा किया? देखिए, एक सिनेमा के साथ हमेशा से ये रहा है, स्टारडम उसका एक वैल्यू रहा है, और कहानी और जो वाकई कलाकार हैं, जो जो अपनी जान डालते हैं, वो हमेशा से रहा है, मुझे लगता है। और स्टारडम के साथ भी गारंटी किसी बात की अब नहीं रह गई है। आज के दौर में दर्शकों का जिस तरह रुझान बदला है, कोई गारंटी नहीं रह गई है। रघुवीर जी पंचायत जैसी सीरीज के सुपरस्टार हैं, और तो मुंगई लाल के ज़माने हाँ, से ज़माने से सुपरस्टार है। लगातार चली आ रही है चीज़ें, एक नहीं कई सारे रेफरेंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि स्टारडम का भ्रम जो है, साउथ में भी जैसे मलयालम फिल्में बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं वो लोग, और कहानी पे भरोसा करते हैं। तो हमने कहानी और कलाकारों पे भरोसा किया है। और मुझे लगता है कि ये सिनेमा की ये धारा को थोड़ा आगे आना चाहिए, ताकि कलाकार जो वाकई अच्छी कहानी के भूखे हैं, दर्शक जो अच्छी कहानी के भूखे हैं, उनको मिले वो मसाला, उनको मिले वो डोज। तो नर्मदा स्टोरी इन्हीं तरह की बात को कहती दिखेगी। शरद जी, इस फिल्म में आपका रोल है, ठीक है ना, और रघुवीर जी के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है पूरी। और हमने तो बचपन से दादा को देखा है सिर्फ टीवी में, और ये सौभाग्य है कि इनके साथ मुझे काम करने को मिला। जगम सर ने मुझे चुना काम करने के लिए और मैंने काम किया, तो ये सौभाग्य रहा मेरा कि इतने बड़ी शख्सियत के साथ मुझे काम किया मैंने, और हर पल मैंने कुछ ना कुछ इनसे सीखा है। और ये ऊपर वाले की कृपा मानता हूँ कि आज दादा के पास मैं खड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और इसमें एक मेरा अच्छा पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, और मिसिंग है वो संभवतः, और वो निश्चित तौर से 12 जून को ही मिलेगा वो, क्योंकि 12 जून को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। मुझे खुद नहीं पता कि वो गया कहाँ है, एक्चुअली भदौरिया जो है वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। तो 12 जून को तो मैं भी फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो मुझे थिएटर में ही पता लगा कि भदौरिया है कहाँ। और आपसे भी बोला जाए, आप आइए थिएटर और ढूंढिए भदौरिया गए कहाँ हैं। रघुवीर जी, अब आप बताइए, आपकी एक लंबी जर्नी रही है दूरदर्शन से शुरू होकर ओटीटी तक, जहाँ भी आप गए छा गए। तो ये नर्मदा स्टोरी चुनने की असल वजह क्या थी? एक तो आपने कहा बड़ी लंबी जर्नी, मुझे ऐसा लगा जर्नी अभी शुरू की है मैंने तो। जी। लंबी कहाँ हो पाएगी, एक जन्म में लंबी नहीं हो सकती जर्नी, बड़ी छोटी सी है। क्योंकि जब आप देखने सीखने बैठते हैं, तजुर्बा करने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना कुछ पड़ा हुआ इस कायनात में, इस सृष्टि में इतना कुछ कि एक जन्म बड़ा छोटा सा लगता है। तो और क्या है कि मैं हमेशा
ये जो भी कैरेक्टर कोई स्क्रिप्ट आती है तो उसमें ये पहले कि इसमें करने को है क्या। कभी कभी ये होता है कि स्क्रिप्ट में सिर्फ लिख दिया जाता है और बहुत ऊपर सतही तौर पे लिखा जाता है, लफ्ज़ों में लिखा जाता है। अब लफ्ज़ों की जो गहराई है उसमें उतरने में जो मज़ा आता है, उसमें जो डूबने में मज़ा आता है, तो ये है कि मैंने तैरना तो नहीं, डूबना सीखा है। मुझे डूबने में बड़ा मज़ा आता है। और क्या है कि मैं बज्जर देहाती किस्म का शख्स हूँ हूँ, मतलब देहात से ही भैंसे चलाया करता था, बैलगाड़ी चलाया करता। तो चप्पे चप्पे में एक तो ये एक्टर का पेशा जो मैंने अख्तियार कर लिया है, तो इसमें मुझे ऑब्जर्वेशन में बड़ा मज़ा आता है। तो बचपन से बस पता नहीं कैसे वो आदत पड़ी, क्योंकि चाह को रहा, मैं यही चाहता था कि एक ज़िंदगी तो हम जी लेते हैं, लेकिन और ज़िंदगियों को बड़ी शिद्दत के साथ तहे दिल से जीने का जो मज़ा है वो एक्टर के पेशे में ही है। जब ये समझ आया तो मैं तो फिर बस छूट गया, तो एक ज़िंदगी बड़ी वाकई बड़ी छोटी लगने लगी। तो ये जब स्क्रिप्ट आया तो इसमें देखा कि जो जहनी कशमकश है उस कैरेक्टर में वो बड़ी मज़ेदार लगी मुझे, कि सीधा सीधा नहीं है हमला, ये बड़ा कि हर पल जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उस वक्त भी छोटे से बड़े उसने सोचा कुछ और होगा कि बच्चों के इस तरह से बड़ा होने चाहिए, जो मैंने किया ऐसा ना हो जैसे मैं फंसा हूँ ज़िंदगी में वो ना फंसे हैं। और हो सकता है कि बच्चों को उसको गलत कि आप गलत तरीके से फंस गए हों, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल दूसरी नज़र से फंसने के बजाय वो आपको ये दिखा देते कि यही तरीका है जीने का। और क्या सच्चाई कभी छुपती नहीं, कहीं ना कहीं इंसानियत जो है अगर आप सहे तहे दिल से अगर जीना तो अड़चने आती हैं इंसान में ही, इंसानियत में ही अड़चने आती हैं। आप टेढ़े मेढ़े चलें उतनी अड़चने नहीं आएंगी, वो तो अड़चने में, लेकिन जो इंसानियत से अगर आप सही उसके मायने हैं और आप उससे गुजर रहे हैं तो बहुत अड़चने आती हैं, बड़ा मज़ा आता है उन अड़चनों में। और क्या एक्टर का दरअसल पेशा सीधे बैठने वाला नहीं है। मैं आपको पता नहीं होगा, मैं पारसी थिएटर में 6 साल रहा हूँ, बिल्कुल खाना बदोशों वाली मैंने ज़िंदगी गुजारी है। 24x24 का गड्ढा करते थे, गड्ढे की मिट्टी ऊपर डाल देते थे तो वो स्टेज बन जाता था, गड्ढे में चेयर लगाते थे, फर्स्ट क्लास होता था, पीछे दरी सेकंड क्लास और ज़मीन थर्ड क्लास जी। तो ऐसे उसमें मैंने 6 साल रहा हूँ बिल्कुल, और हर गांव में एक डेढ़ महीने की जाता। तो उस वक्त मैं गांव में कस्बे में बस यही करता रहता था, यही देखता रहता था कि कैसे लोग जीते हैं। और क्या है कि मुझे गांव में कोई विलेन पता नहीं कभी लगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सरल ज़िंदगी वो जी रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी कैसे वो है निकाल रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें मज़े भी ले रहे हैं जी। तो ये मुझे हमेशा, तो मुझे कभी कोई ऐसा लगे ही नहीं कि ये विलन है। और तो पंचायत का भी यही है कि जो सरलता जो सहजता है, क्योंकि सहजता बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप खुराफात तो कर लेंगे, उल्टा सीधा डायलॉग है चुटके बजा के और हाथ दिखा के और बंदूक चला के मारा तो दीवार टूट गई और वो कर लिया। लेकिन जो सहजता वो इसलिए मैं मुश्किल इसलिए है कि हम लोगों को जहन में एक्टिंग जो लफ्ज़ घुसा दिया है ना, सबसे ख़तरनाक है। मैं तो कभी एक वर्कशॉप लेने जाता हूँ बच्चों को, तो सबसे पहले कहते हैं जो एक्टिंग लफ्ज़ निकालो दिमाग से, हटाओ। एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग उसी वक्त एक्टिंग हो जाएगी जी। तो डूबना सीखो, टटोलना सीखो, तह निकालना सीखो, खोदना सीखो, तब कहीं जज्बात समझ आते हैं। और सिर्फ समझ लेना नहीं है, उसमें फिर उनको कैसे महसूस किया जाए। तो महसूस तो ऐसे नहीं, महसूस तो जब तक आप तजुर्बा नहीं होगा। तो इसलिए मैं जब वहाँ पारसी थिएटर में 2 रुपये 50 पैसे मुझे मिलते थे, अब 2 रुपये 50 पैसे में पूरा दिन गुजारना पड़ता था। 2 कहने को तो बारिश हो जाती तो 1 रुपये मिलता था, 1.5 रुपये अटैनी मिलती थी, बस इसी में। लेकिन सबसे खूबसूरत दिन मेरे वो थे, आज भी मैं उन दिनों को याद करूँ, सबसे खूबसूरत दिन वो थे, क्योंकि हम अभाव में ही सीख सकते हैं, कमियों में सीख सकते हैं जी। और बगैर टूटे तो कोई बनता नहीं है, तो टूटना तो पड़ता है। तो बस यही है कि मैं तो चाहता रहता 10-15 दिन अगर एक जैसी ज़िंदगी गुजरे तो छटपटाहट होती, भैया कुछ उठापटक होनी चाहिए यार, कुछ आना चाहिए, कुछ लगने चाहिए, कुछ चोट लगनी चाहिए जी। वो चोट भी कितनी तरह की होती है, उंगली कटी अलग चोट है, किसी ने धोखा दिया अलग चोट है, कोई रिश्तेदार मर गया उसकी अलग चोट है। तो ये चोट है, तो इनका जो वो है कि बिल्कुल जो बारीकियाँ इनमें काम करने का एक्टर के पेशे में है, मज़ा आता है। बस उसी में, तो बस इनके इसमें जो मैंने देखा कि बड़ी जो कशमकश, जहनी कशमकश, वो बड़ी कमाल की है। तो उन्हीं पे मुझे लगा इसमें भी मज़ा आ जाएगा जीने का। तो बड़े लंबा बोल गया मैं। नहीं, बहुत अच्छा बोल गए आप ना। अब आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जी, अब जैगम के साथ काम किया,
तो किस तरीके से आपको अलग लगे, या क्या कौन से इनका स्टाइल था जो आपको अच्छा लगा? इन्होंने क्या है कि मेरे रास्ते में दखल नहीं दिया। जो मैंने इस कैरेक्टर को करने में जो रास्ता अख्तियार कर लिया था, तो इन्होंने दखल नहीं दिया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद मैं नहीं, कुछ लोग दखल देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन गलत ढंग से। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं कि कट और एक्शन में उनको आ गया, बोलना आ गया, बाकी दूसरे लोग करते रहते हैं। बस कि ख़त्म हो गया तो कट बोल दिया, शुरू किया तो एक्शन बोल दिया। तो ये नहीं था। इन्होंने देखा कि मुझे समझ आ गया था कि भैया जो रास्ता मैंने पकड़ लिया, कहीं होता तो पूछ भी लेते, बात भी कर लेते थे, कहीं कहीं ऐसे थोड़ी कि सारी बातें मुझे समझ आए, ऐसा भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मीन मेक, नहीं तो लोग डायलॉग बोल के भी बताने लग जाते हैं जी कि नहीं कि आपने ऐसा कुछ भी तंग नहीं किया ना बिल्कुल रघुवीर जी को? नहीं ऐसा नहीं था। मुझे एक कमाल की बात है कि मैंने जब पहला सीन शूट किया इनके साथ, दादा के साथ, तो इनका सीन था मुकेश तिवारी जी के साथ, पहला सीन। बहुत ही अच्छा सीन था, लेक्चर वाला, कि वो दरवाज़ा खोलता है और आके कहता है कि भाई शुक्ला जी, वो जो है ना, ये जो पुलिस और पुलिस का परिवार सिर्फ पुलिस नहीं होती, जनता होती है। तो इस बात को आपको समझ आ गया तो अच्छी बात। इस तरह की बातें जो थी, तो फर्स्ट इन्होंने, और एक कैंसर का पेशेंट है, डायलिसिस है, व्हीलचेयर पे चलता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है, वो कॉम्प्लिकेशन को जब मैं पहली बार मिला, उसी दिन इनका पहला सीन था दादा का, जो प्रिपरेशन थी और जो फेस था पूरा, वो वाकई उसी तरह से लग रहे थे कि उतने बीमार हैं, कैंसर पेशेंट है, उस तरह से करना। तो जो काम इन्होंने इतनी तैयारी के साथ कर लिया था, और ऑब्वियस सी बात है कि आप जब देखते हैं बतौर निर्देशक कि वो चीज़ ड्रॉ हो रही है, कैमरे में आ रही है, जो चीज़ आपको चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज़बरदस्ती है, ज़्यादती है कि आप ज़्यादा उसमें घुसें। ऑब्वियस सी बात है, सीन समझाने वाली बात तो होती ही है, बिकॉज डायरेक्टर जानता है, एक्टर कई बार पूरी होल सोल फिल्म नहीं देख रहा होता है, तो उसको बताना पड़ता है। बट ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि जो भी इन्होंने कहा, एक तरह के लीजेंड हैं, और उस तरह से अगर आपके बारे में दो शब्द भी कहते हैं तो बड़ी बात है। ये हो सकता है मेरे बैठने से, रहने से और सॉफ्ट हो जाएं, कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने और भी जगह ये बात कही, और ये अच्छी बात है। एक डायरेक्टर के लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है इस तरह का। जी रघुवीर जी, आप किरदार में डूब जाते हैं, कोई ऐसा किरदार जिसे बहुत ज़्यादा डूबे और आज तक नहीं निकले हो उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि निकलना पड़ता है और कोई चारा नहीं। लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ रह जाता है। हाँ, वो कौन सा किरदार? एक बैरी जॉन के साथ मैंने एक प्ले किया था, द फूल। जी उससे तो मुझे और भी कई जो इमोशंस और ये जज्बातों के बहुत सारे रास्ते नज़र आए। एडवर्ड बॉन्ड का एक प्ले था, द फूल। तो ये जब मैं रेपर्टरी में था, इसलिए रेपर्टरी में उस वक्त उन्होंने किया था, उसमें ये मनोहर सिंह भी थे, पंकज कपूर भी थे, उत्तरा जी थी, सुरेखा, सब लोग उनके बीच में मैं मेन रोल कर रहा था। और वो 20 साल से लेके 80 साल तक की उम्र, 80 तो 75-80 की साल तक की का फासला निकालना था 2 घंटे के अंदर। और पोएट होता है, अब पोएट के जहन सोच लीजिए किस तरह का होता है। वो जहन को मैंने उसमें प्ले किया था कि कैसे वो लोग उसको पागल समझने लग जाते हैं, फिर असाइलम में भी चला जाता है, फिर वो तो इतनी बारीकियां थी। तो मैं तो ऐसे पगला गया था कि मुझे नींद नहीं आती। वो तो आज भी नहीं आती कि जब मुझे कोई स्क्रिप्ट मिल जाता है, क्या ये सोच रहे हैं कि मुझे नींद आ गई होगी, वो पढ़े तो मैं होमवर्क मैं बड़ा मज़ा आता है मुझे होमवर्क करने में। और होमवर्क कैसे करता हूँ कि किचन में चला जाऊँगा, खाना बनाने लग जाता हूँ। सबसे बढ़िया एक्टर को तो मैं चाहता हूँ, सबसे ये कहता हूँ कि अगर आपको एक्टर बनना, सबसे पहले खाना बनाना सीखिए, कि सारे स्वाद वहीं आप कर सकते हैं। कितनी मद्दी आंच होना चाहिए, कितना मसाला कैसे डालना चाहिए, कब कितनी देर में पकाना चाहिए, किसके लिए पकाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस कि किचन में पहुँचे समझ लो मेरा होमवर्क है। तो मैं तो अक्सर घर में किचन में चला, कोई नया स्क्रिप्ट पढ़ा तो वहाँ चला जाता, तो फिर वहाँ कोई छेड़ने नहीं आता, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ कोई आपको तंग करने नहीं आएगा। वहीं नहीं तो कहेंगे आ जाओ 2 रोटी बना लो, आटा गूंद दो, फिर तो मैं कह ही दूँगा, तो भागते हैं लोग। तो वो जगह, तो बस यही है कि अपनी जगह ढूंढ लेता हूँ और बस उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। जी, आपका एक कैरेक्टर है जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, मुल्ला नसरुद्दीन जी। ठीक है, और कई लोग भी उसे यादगार है, वो आज भी देखा जाता है। तो उसके बारे में बताइए कि मुल्ला अब तक आया कैसे और अब बने कैसे वो किरदार? ये अमाल ने डायरेक्ट किया था, अमाल अलाना, इब्राहिम अलकाई साहब की किया, उन्होंने किया था। तो मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो मेरे तो तसव्वुर में वो मुल्ला नज़र आते थे जी कि वो करने चाहिए। और उसमें क्या है, उसकी ज़बान, वो हाँ, मैं एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था थिएटर, मैं बुंदेलखंड का हूँ, तो सा और शाह में फ़र्क नहीं मालूम था मुझे।
तो मुझसे पहली दफ़ा कहा गया कि तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़, मैं गाना वाना गाने के लिए हुआ था, बताया हुआ किस्सा है, मैंने कई बार बता चुका, तो मैंने गाना गाया कि तुझको खुशियाँ मुबारक है दिलरुबा, हाथ मलकर मेरी ज़िंदगी रह गई, और तेरे नक्शे कदम देखते देखते मेरी गर्दन झुकी रह गई। तो ये मैंने गाया, तो कहने बेटा वो तो सुरीला, मतलब पहली दफ़ा मैं दाखिला ले रहा हूँ उसमें पारसी थिएटर में। कहने बेटा गाते तो सुरीला, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा तबले से कोई ताल्लुक होगा। हाँ, तो तबले से उसके बाद वो सारी हंसने लगी, वहाँ से लोटपोट मच गई। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो मैंने कहा नहीं आप कर लीजिए। तब उन्होंने बताया तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो मैंने कहा हाँ वही। फिर उसके बाद भाई साहब 6 महीने मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी वहाँ रह के। जी सीखी ली काफ़ी। उसके बाद फिर लैला मजनू, शीरी फराद, दिल्ली दरबार, आँख का नशा और आगाह शेर कश्मीरी, राधे श्याम कथा वाचक। उस वक्त तो उर्दू जो ज़बान होती सारा ज़बान का खेल है। तो बस यही था कि इसी तरह मुल्ला नसरुद्दीन जब मिला तो मुझे लगा कि तो आ गई हाथ में डोर पकड़ में आ गई मुल्ला जी की हाथ। तो फिर उसमें फिर खूब मज़े लिए। बस वही था कि सोता नहीं था, 24 घंटे ऐसा लगता बस डूबा रहो इसी में। तो करीब वो 13 एपिसोड थे, वो 13 एपिसोड करीब हम लोगों ने 6 महीने में किए थे। उस वक्त जो मशक्क़त की जाती थी वो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। जो काम करने में जो मेहनत और मशक्क़त जो होती है, जो आजकल नहीं होता। आज तो फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं कि एक दिन में 2 एपिसोड होने चाहिए, आधा आधा पौना घंटे के। तो बस लगे रहे कि आधा उधर शॉट दे के आए, एक इधर दे के आए, उधर दे के आए, क्या दे के आए कुछ नहीं, बस काट छांट करके खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी टेलीकास्ट में जाना है। वो उस वक्त ये नहीं था, तो बस यही था। तो इसी तरह फिर उसके बड़े मज़े लिए। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन कुछ मत करो, बस इसी में रहो। क्योंकि मुल्ला की जो आंखों में शरारत थी, जी पोटली थी, जी उसका चलने का अंदाज था, जी, उस सब में डूबे हुए थे पूरे तरीके से आप ना। वो क्या है कि आप सच्चे हो जाओ ना अंदर से कि जो हैं, जो अगर आपको लफ्ज़ नज़र आने लग जाए ना, लफ्ज़ के इमोशंस अगर नज़र आने फिर आसान हो जाता है। जी। तो फिर योग भी किया, योग अंदर को जो पढ़ना ना, समेटना अंदर जो है आपके फंसा हुआ सबके अंदर है। तो बस वही है कि उसको टटोलने में बड़ा मज़ा आता है। टटोलने में, वहाँ जाने में, वहाँ घुसने में बहुत 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 मज़ा आता है। एक्चुअली एक्टर की पेशी की खूबसूरती यही है कि आप कितना डूब सकते हो। और क्या है कि सच कह रहा हूँ मैं, ईमान से कह रहा हूँ मैं, इतने जितने भी रोल किए मैं 100% आज तक नहीं कर पाया। 65 से ज़्यादा तो नहीं, 70 मुश्किल से होंगे, 65 फर्स्ट डिवीज़न बस इतना ही था, उससे आगे नहीं बढ़ा। वो मेरिट वेरिट में नहीं आया। देखिए एक और किरदार जो पुराने का थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जी तो जो मुंगेरी लाल, जी उसका आंख मारना और फिर सो जाना, अपने सपनों में डूब जाना, जी जी तो वो कैसे आप तक आया था और किस तरह से तैयारी की थी? वो हमेशा मेरे लिए एक सस्पेंस रहेगी, या क्या था ये वजह इसकी? तैयारी क्या है कि हम प्रकाश झा वो थे, वो ही तो उस वक्त वो लिख रहे थे, क्या नाम उनका राइटर, नाम भूल गया मैं, वो लिख रहे थे। तो उनकी आंख बहुत मिचकती थी ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मुझसे कहा, वो कहने लगे कि ये मैं सोच रहा हूँ कि जब इसको ख्वाब आता है, जब सपने देखता है तो एक अंग फड़कता है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे अंग ना फड़का दूँ, तो की जगह एक फड़का दूँगा बस। वहाँ से फिर मिल गया बस। तो फिर एक, हाँ, मनोज श्याम जोशी, वो पहले 4 एपिसोड उन्होंने लिखे, तो वो बुला लेते थे मुझे कि रघुवीर राजा यहाँ, तो उनके थोड़ा थोड़ा ऐसे करते थे। मैं तो कहने लगे रघुवीर क्या करोगे? मैंने यही करूँगा। बड़े खुश हो गए वो, बोले दोनों। मैंने कहा दोनों नहीं, 2 आपके लिए, 1 मेरे लिए। और वो उसका कैरेक्टर भी बस वो, हाँ वो आ गया, तो मिल गया। कहता एक बात बताऊँ, सारी चीज़ आपके आसपास होती हैं, बस ये है कि आप ऑब्जर्व करने का मजा लीजिए। तो फिर मैंने सिगरेट में हाथ नहीं, जब सलाम बॉम्बे किया तो मैं जाके इन लोगों के साथ बैठा रहता था। वो जो गर्दुल्ले होते थे ना, हाँ, वो नाना ने मुझे बता दिया था कि भैया वहाँ ग्रांड रोड में वहाँ है, तो वहाँ जाके मैं, देखी होगी सलाम बॉम्बे? हाँ जी जी, उसमें चरसिया होता है। मैं तो सिगरेट भी नहीं, हाथ नहीं लगाता सिगरेट को, वो धुआं अंदर जाते नहीं था। तो सिगरेट फिर वहाँ जाके बैठा, उसमें गर्द पीनी थी मुझे। तो सच्ची में पी ली? नहीं, सब वाले नहीं होता, सब वाले नहीं होता, फॉलो करते थे। हाँ, सब वाले नहीं होता।
कि क्या अंदर क्या महसूस करते हैं, जब उनको नहीं मिलती तब क्या महसूस करते हैं, मिल जाती तो क्या महसूस करते हैं। तो कितने दिन आपने फॉलो किया उनको? कुछ जब भी मर्जी होती चला जाता, फिर थोड़ी देर के बाद फिर लग गया, पता लग गया, देखा उनको भटकते हुए। और हम लोगों ने वर्कशॉप की थी कुछ 6 हफ्ते की, तो वो जो बच्चे थे उन्हीं में से गर्दुल्ले, उन्हीं में से बहुत सारे थे, वही सड़कों के बच्चे पकड़े थे, तो बस ऐसे ही मिली है। अब देखिए, आपका जो किचन का शौक जो आपने बताया, तो लौकी वहीं से आई है जाहिर वहीं से आई होगी। और बनाते भी हैं आप? अरे बनाने में तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो बचपन से, क्या हमारे वहाँ तो वो जो किसी का सब्जी नहीं तो वो तो वैसे बारिश में तो वैसे ही लगा देते थे, तो ऐसा कोई भूखा मरने वाला नौबत ही नहीं आती थी। लौकी हमारे नहीं दूसरे घर की तोड़ के लाओ, कोई मना भी नहीं करता था कि आपके घर में नहीं दूसरे घर से तोड़ के लाओ, लौकी तो ऐसी ही लगी रहती थी, तो बस वो है। अब देखिए, एक पंचायत से जुड़ा कोई ऐसा, मुझे 4 सीजन जा चुके हैं, इसके 5वां आने वाला, कोई ऐसा मज़ेदार वाकया जो आपके साथ रह गया हो इन 4 सीजन में, शूटिंग के दौरान का? रह गया हो, रहे तो पता नहीं, बहुत कुछ है जो मिलता, बहुत कुछ रह गया। मुझे पंचायत का मुझे याद है, पंचायत से मुझे जो याद आता कि जब पंचायत मुझे मिला तो हम जब छोटे थे, तो हम जब गांव में शादी वादी होती थी तो वहाँ वो पंचायत लगा के बैठ जाते थे, हाँ जी, तो वहीं अखाड़े के पास बैठे रहते, वो शादियाँ वादी चलती थी, हम लोग खेलते रहते थे। हम रहे होंगे 5-6 साल के, तो वहाँ जो सरपंच साहब थे वो सबको डांटते रहते, बच्चों को भी डांटते। मेरे फादर भी वहीं बैठे हुए थे, बुला लिया, बोले इधर आओ, खेलते रहते, तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। तो हम लोग, हमारे ज़माने में हम फर्स्ट आते थे। मैंने कहा फर्स्ट आते थे हैं, तो हम लोग फर्स्ट आते थे। मैंने कहा सब लोग फर्स्ट आते थे, सेकंड कौन आता था? मैंने कहते थे तो सेकंड कौन आता? भाई साहब मेरे पिताजी ने इतना मारा मुझे पटक पटक के कि बड़ों के मुंह लगता है कि बड़ों के मुंह लगता है, शर्म नहीं आती, तो ये बहुत मारा। उसके बाद मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया। यहाँ सच बोलने में मार पड़ जाती है, सच बोलने में मार। मैंने क्या गलत कहा था भाई? सब फर्स्ट ही आते थे, सेकंड कौन आता था? तो वो मुझे हमेशा याद रहा, तो मैंने बदला ज़रूर लिया, फिर मैं सरपंच बन गया इसमें पंच। तो अभी कब तक देखने को मिलेगा हमें? मेरे ख्याल से जल्दी, अभी आधा तो हो गया 5th सीज़न का, आधा बाकी है, तो अभी मेरे ख्याल से 11-12 को जाने वाला हूँ मैं। वो है, बारिश को देखिए, बारिश भी आ रही है। अगर तो फैंस के लिए कुछ खुशखबरी आएगी सरपंच जी की तरफ से? ये खुशखबरी तो नहीं, खुशखबरी तो नहीं बताऊँगा, नहीं वो खुश हो जाएंगे, या तो उल्टा बोल दूँ तो खबरी सुना दूँ, तो वो तो इंतज़ार करने दीजिए, इंतज़ार में बड़ा मज़ा आता है ना। जगह आप बताएं कि इस तरह की जैसे हम कम बजट फिल्म जब बनाते हैं, है ना, और एक्टर्स के साथ बनाते हैं, बेसिकली स्टार्स के साथ भी बनाते हैं, तो उसको सिनेमा हॉल तक लाना कितना मुश्किल होता है? मुझे एक महत्वपूर्ण बात लगती है आपके प्रश्न में, और ये हर समय के साथ ये सवाल रहा है, पहले भी रहा है, शुरुआत में भी रहा है, अभी भी है। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा की एक धारा जो मैसेज देने की कोशिश करती है, जो कलाकारों के साथ काम करने की कोशिश करती है, जो अच्छी प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश करती है, वहाँ पे मुश्किलें हमेशा से थीं। सारे बड़े लीजेंडरी फिल्म मेकर्स और बड़ी फिल्में जो आज 50 साल 100 साल बाद भी याद हैं, तीसरी कसम ले लीजिए, सत्यजीत रे साहब की फिल्में ले लीजिए, दूसरी फिल्में ले लीजिए, जो आज भी उतनी ही जीवंत है, उससे कहीं ज़्यादा जीवंत है जितनी जब बनी थी तब थी। उनमें हमेशा हर में परेशानी थी। शैलेंद्र जी के साथ क्या हुआ, अच्छी फिल्में बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उनको सिनेमा तक ले आना उससे बड़ी चुनौती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि कलाकार का, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट होने के नाते आपको ये मुसीबत मोल लेनी पड़ती है अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये इस पेशे की दिक्कत है, और हमेशा से ऐसा हुआ है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी मैं सिर्फ OTT की बात नहीं करूँगा कि OTT ही एक विंडो है जहाँ से थोड़ा कुछ मिलता है, बट अब दुनिया बड़ी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का माल उधर, उधर का माल इधर, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो रास्ते तो खुल रहे हैं पहले से अधिक ज़्यादा। अलग अलग राइट्स के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, तो जितनी मुश्किलें बढ़ी हैं, थोड़ा रास्ते भी खुल रहे हैं उसकी अपेक्षा, अगर आप देखें। और कई बार इससे जुड़ा एक और, थोड़ा मैं इसको लंबा करना चाहूँगा कि हिंदी पट्टी में ये कम है, बट साउथ में आप मलयालम फिल्म देखें, उसमें देखिए कोई बात नहीं करता कि चेहरा कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसमें कहानी की बात करते हैं, उसमें एक्टर्स की बात करते हैं कि यार कितना बढ़िया परफॉर्म किया। बहुत सारी फिल्में हैं, चूँकि नर्मदा स्टोरी का एडिट भी एक मलयालम बड़े एडिटर हैं, जो काफ़ी बड़े एडिटर हैं, उन्होंने बड़े सारे सुपरस्टार साथ काम किया है। श्रीजीत सारंग, उन्होंने ये फिल्म एडिट की है, तो मोस्टली काम हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का वहीं हुआ है चेन्नई में। उन्होंने मुझे बताया कि कहानी किंग है वहाँ पे, लोग कहानियों को एंजॉय करते हैं, उनको लिए बस कनेक्शन चाहिए कि उस कहानी में मेरे लायक कुछ है कि नहीं,
सिर्फ हंसी मजाक करके उनका निकलना मकसद है। तो हिंदी पट्टी में भी ऑडियंस को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो कि हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं देखना चाहते। अगर अच्छा सिनेमा है, आपका कन्विक्शन है, कलाकारों ने अच्छे तरीके से काम किया है, तो लोग उस तरफ आ रहे हैं। और फिल्म तो बड़े स्टार को लेके भी चलने की कोई गारंटी नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता इस बात को। आप समीक्षक हैं और तमाम फिल्में देखते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जोखिम है, लेकिन एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के तौर पे वो जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। वो प्रोसेस लंबा है कि आप फिल्म लेके आएँ, बट जैसे कि दादा हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो कलाकारों को भी सहयोग है। वो भी चाहते हैं कि सिनेमा बढ़े, अपने कीमती वक्त में समय देना, उसका प्रमोशन करना, जितना हो सके संभव लोगों तक पहुंचाना, तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो चीज़ों को आसान करता है। लोग जानते हैं कि फिल्म आ रही है, उसको देखना है। जी, जैगम, रघुवीर जी और शरद जी, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया। आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।